नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों एमपीपीएससी प्रीलिम्स की हम जो यूनिट नंबर 10 है दोस्तों, है ना, यूनिट नंबर जो 10 है, मध्य प्रदेश की जनजातियां, विरासत, लोक संस्कृति एवं लोक साहित्य के अंतर्गत हम इस टॉपिक्स यानी आज इस लेक्चर में मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजाति, विशेष पिछड़ी जनजाति एवं घुमंतु जनजातियां, ये वाले टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यू डिस्कस करेंगे दोस्तों। इसके पहले मैंने 2 लेक्चर डाल चुका हूं दोस्तों, जिसमें मध्य प्रदेश की जनजातियों का भौगोलिक विस्तार वाला एक लेक्चर डाला हूं, उससे रिलेटेड एमसीक्यू वाला, और उसके बाद एक लेक्चर डाला था जनजाति से संबंधित संवैधानिक प्रावधान से रिलेटेड जो एमसीक्यू आ सकते हैं इंपॉर्टेंट वाले, वो सब डाला हूं। इस लेक्चर में मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां, विशेष पिछड़ी जनजातियां एवं घुमंतु जनजातियां से रिलेटेड एमसीक्यू को डिस्कस करूंगा दोस्तों, है ना। मेरे चैनल की प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं आप, वहां पे 2 लेक्चर डाल चुका हूं, ये रहेगा तीसरा लेक्चर, और बाकी आने वाले लेक्चर और प्रीवियस लेक्चर्स आप वहीं जाके देख सकते हैं दोस्तों। यह लेक्चर मेरे द्वारा डिस्कस किया जा रहा है। माय नेम इज क्या है, विक्रम खंडेलकर। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेने का है और बेल आइकन भी प्रेस कर लेने का है। आइए शुरू करते हैं ज्यादा बातें ना करते हुए। जय हिंद दोस्तों। पहला क्वेश्चन है वास्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान हम डिस्कस करेंगे, है ना, वही टॉपिक से रिलेटेड। पहला क्वेश्चन है भारत का सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला राज्य कौन सा है। दोस्तों आपको बता दूं, भारत में सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति आबादी वाला राज्य मध्य प्रदेश है। आबादी वाला पूछेगा तो मध्य प्रदेश है, याद रखना है। आबादी वाला राज्य मध्य प्रदेश है। 2011 की जनगणना के मुताबिक मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की आबादी 14.7% है दोस्तों, है ना। और मध्य प्रदेश में 46 मान्यता प्राप्त अनुसूचित जनजातियां हैं। मान्यता प्राप्त अनुसूचित जनजातियां 46, याद रखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा। देखो इसका ऑप्शन वो डिस्कस कर लेते हैं अपन। मध्य प्रदेश भारत का सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला राज्य है। मध्य प्रदेश की जनजाति 1.53 करोड़ है। मध्य प्रदेश में जनजाति कितनी है, 1.53 करोड़ है। या मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या का 21.9% है, ये भी इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश की जो कुल जनसंख्या है उसका एसटी का प्रतिशत कितना है दोस्तों, एसटी, है ना, अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कितना है, 21.09 है, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश की किस जनजाति को विशेष पिछड़ी जनजाति के रूप में अनुसूचित किया गया है दोस्तों। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, मध्य प्रदेश की कुल आबादी, है ना, मध्य प्रदेश की अनुसूचित जाति की आबादी मैंने बता दिया। तो ये ऐसा भी आ सकता है दोस्तों 21.10, है ना, ये 09 लिखा हुआ है, 10 भी आ सकता है 10 भी आ सकता है। तो मैं आपको बता दूं, भारत सरकार ने मध्य प्रदेश की बैगा, भारिया और सहरिया, है ना, जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित किया है। इन जनजातियों के विकास के लिए योजनाएं भी बनाई गई है ना, और कई सारे कार्यक्रम चलाए जाते हैं। जनजाति विकास से मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला है जनजातियों का विकास करना, तो ये बस याद रखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश की 3 जनजातियां बैगा, भारिया, सहारिया को विशेष पिछड़ी जनजाति के रूप में अनुसूचित किया गया है ना, याद रखना है। विशेष पिछड़ी जनजाति पूछेगा तो बैगा, भारिया और सहारिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश आदिम जाति मांत्रणा परिषद का गठन कब किया गया था। तो मध्य प्रदेश में आदिम जाति मांत्रणा परिषद के बारे में जानकारी बता रहा हूं मैं आपको, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने जनजाति कार्य विभाग, तो हम बोल सकते हैं दोस्तों क्या हुआ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो थे उन्होंने आदिवासी मांत्रणा परिषद को निरस्त करते हुए नए सिरे से इसका संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आदिम जाति मांत्रणा परिषद जिसे जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन किया था। जनजाति सलाहकार परिषद का गठन किया गया था दोस्तों। तो इसका गठन कब किया गया था, तो ये किया गया था 8 सितंबर 2014 को, 8 सितंबर 2014 को, है ना। तो 1957 में संविधान के अनुच्छेद 2441 के अंतर्गत प्रदेश में अनुसूचित जनजाति के लिए हित संरक्षण हेतु मध्य प्रदेश आदिम जाति मांत्रणा परिषद का गठन किया गया था। इसका गठन किया गया था 8 सितंबर 2014 को, ये तारीख याद रखना है, 8 सितंबर 2014, ये तारीख याद रखना है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है दोस्तों। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है भील, याद रखना है। दूसरे नंबर की गोंड है, तीसरे नंबर की कोल है। तो क्रम भी पता रहना चाहिए, है ना। कभी ऐसा क्वेश्चन आ गया भील के बाद दूसरे नंबर की कौन सी है, इसलिए क्रम भी पता रहना चाहिए, है ना। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है भील, दूसरे नंबर की क्या है, गोंड, है ना, तीसरे नंबर की कोल। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भीलों को पवन पुत्र की संज्ञा किसने दी। भीलों को पवन पुत्र की संज्ञा किसने दी, तो आपको बता दूं लेफ्टिनेंट कर्नल जेम्स टाड, है ना, लेफ्टिनेंट कर्नल जेम्स टाड ने भीलों को वन पुत्र कहा है दोस्तों। भीलों को वन पुत्र कहा है ना। कौन थे ये, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी और ओरिएंट विद्वान थे दोस्तों, ओरिएंट विद्वान थे, तो इन्होंने कहा है।
कर्नल टाड ने भीलों को पवन पुत्र नहीं वन पुत्र कहा है ना। तथा टालमी ने तीरंदाज की संख्या दी है दोस्तों। टालमी जो यूनानी, मिस्र, गणितज्ञ, भूगोलवेता और खगोल शास्त्री और ज्योतिष, जो टालमी के बारे में सुने होंगे आपने, टालमी ने इनको भीलों को क्या कहा है, तीरंदाज कहा है, याद रखना है। इसके अलावा टी.बी. नायक ने अपनी पुस्तक द भील स्टडी, है ना, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है, द भील स्टडी नामक पुस्तक किसने लिखी है? द भील स्टडी नामक पुस्तक टी.बी. नायक ने लिखी है। टी.बी. नायक ने अपनी पुस्तक द भील स्टडी, क्वेश्चन आता है द भील स्टडी पुस्तक किसकी है? टी.बी. नायक की, याद रखना है ना। भील जनजाति का विस्तृत वर्णन किया है इस बुक में, द भील स्टडी में। इसके अलावा वेरियर एल्विन को बेरियर एल्विन भी लिखा है कई जगह, बा में एक ही मात्रा। बेरियर एल्विन ने द म्यूरिया एंड देयर घोटुल, है ना, घोटुल से कुछ समझ में आया? घोटुल प्रथा का संबंध किससे करके क्वेश्चन आता है कि नहीं, है ना। घोटुल प्रथा का संबंध बैगा जनजाति से। और आपको जानकारी के लिए बता दूं, द बेरियर एल्विन ने, यानी बेरियर एल्विन ने द बैगा नामक किताब लिखी है दोस्तों। द बैगा नामक किताब पूछेगा किसने लिखी है, तो बेरियर एल्विन ने द बैगा नामक किताब लिखी है। और द भील स्टडी नामक किताब टी.बी. नायक ने लिखी है। और एक और चीज याद रखना है जो बताया मैं, बेरियर एल्विन ने द म्यूरिया एंड देयर घोटुल नामक पुस्तक भी प्रकाशित की है। द म्यूरिया एंड देयर घोटुल नामक पुस्तक भी बेरियर एल्विन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीलों की कौन सी उपजाति इस्लाम धर्म को मानती है? आपको बता दूं दोस्तों, 90% से अधिक भील हिंदू धर्म का पालन करते हैं। वहीं कुछ भील जो है, जो इस्लाम में परिवर्तित हो गए थे, उन्हें जो इस्लाम में परिवर्तित हो गए थे उन्हें क्या कहा जाता है? ताड़वी भील कहा जाता है, याद रखना है। जो इस्लाम धर्म में परिवर्तन हो गए थे, है ना, उन्हें ताड़वी भील कहा जाता है, है ना, ताड़वी भील कहा जाता है। जो इस्लाम धर्म में परिवर्तित हो गए थे उन्हें ताड़वी भील कहा जाता है। लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपजाति बोला है, तो उपजाति है उमड़ी, है ना। भीलों की उमड़ी उपजाति इस्लाम धर्म को मानती है, जो राज्य के गुना, शाजापुर और आसपास के जिलों में रहती है। तो याद रखना है, ये उमड़ी जो उपजाति है भीलों की कहाँ रहती है? तो इस्लाम धर्म को मानती है और राज्य के गुना, शाजापुर और आसपास के एरिया में रहती है दोस्तों। और मैंने क्या बता दिया, इस्लाम धर्म में जो परिवर्तित हो गए थे उसे ताड़वी भील कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भील जनजाति का सबसे पवित्र व्यक्ति किसे माना जाता है? तो भील जनजाति का सबसे पवित्र व्यक्ति भगत होता है दोस्तों, जिसका अन्य नाम क्या है? जिसका अन्य नाम है मादती और बादावो। मादती है, एक मादती नाम है, मादती, और एक बादावो। तो आपको बता दूं, आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये मादती कई जगह में ऐसा लिखा हुआ है ना, मिस प्रिंटिंग रहता है बुक का, इसको ऐसा माधवी, है ना, नेट में आप सर्च मारेंगे तो ऐसा मिलेगा माधवी। और दूसरा नाम इसका जो बादावो है ना, ये सही लिखा है, तो याद रखना, भील जनजाति का पवित्र व्यक्ति भगत का ही अन्य नाम है माधवी, है ना, माधवी और या बादवो, ये है इनका अलग नाम। जबकि पुजारी औषधि और उपचार का विशेषज्ञ होता है। जो भील जनजाति में जो पुजारी होता है दोस्तों, वो औषधि और उपचार का विशेषज्ञ होता है। और तथा कोटवार भीलों के गांव का प्रशासक होता है। जो कोटवार भीलों के गांव का प्रशासक होता है, याद रखना, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट है, भीलों के घरों या मकान को क्या कहा जाता है? तो आपको बता दूं, भीलों के मकान को कू कहते हैं, कू का में बड़ों की मात्रा, है ना, भीलों के मकान को कू कहते हैं। जबकि फाल्या भीलों के निवास स्थान को कहते हैं। तो अपने को याद रखना है, भीलों के मकान, एक मकान बना हुआ है तो उसको कू कहेंगे, है ना, और उस मकान, कई सारे मकान है, उनके निवास स्थान को फाल्या कहते हैं, फाल्या। और ठाना, भारिया जनजाति के घरों के समूह को ठाना कहते हैं, इंपॉर्टेंट है ना। भारिया जनजाति के घरों के समूह को ठाना कहते हैं। जो घरों का उनका समूह रहता है, जो घरों की बस्तियां टाइप की बनी रहती है, समूह में जो घर बने रहते हैं, उनको ठाना कहते हैं, है ना। तो भारिया जनजाति का पूछेगा तो ठाना, और भीलों का पूछेगा मकान को कू कहते हैं, पर्सनल एक मकान को कू कहते हैं। और फाल्या कहते हैं भीलों के निवास स्थान को, है ना, जो भीलों के निवास स्थान बना हुआ रहता है, क्षेत्र, या बोल सकते हैं अपन घरों के निवास स्थान को, है ना, भीलों के निवास स्थान को फाल्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगोरिया प्रणय पर्व किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो आपको बता दूं,
देखो ये फाल्या भीलों के निवास स्थान को कहते हैं, याद रखना है। या ऐसा भी पूछा जा सकता है भीलों की झोपड़ियों को क्या कहते हैं, तो उनको फाल्या ही कहते हैं। भीलों की झोपड़ियों के निवास स्थान को क्या कहते हैं, तो फाल्या ही कहते हैं। नेक्स्ट है भगोरिया प्रणय पर्व किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो भगोरिया दोस्तों, भगोरिया एक जीवन त्यौहार है, एक जीवंत त्यौहार है जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के आदिवासी संस्कृति, एकता और आनंद का जश्न मनाने के लिए आदिवासियों के द्वारा मनाया जाता है। आदिवासियों के द्वारा मनाया जाता है। आदिवासी लोक संस्कृति के प्रमुख पर्व भगोरिया उत्सव आदिवासी लोक संस्कृति के रंग चरम पर नजर आता है। भगोरिया की तारीख घोषित होते ही आदिवासी इलाकों में भगोरिया हाट को लेकर तैयारियां शुरू हो जाती है। आदिवासी संस्कृति और आधुनिक जीवन का पूरा एक नंबर शुरुआत हो जाती है। होलिका दहन के 7 दिन पूर्व होता है शुरू। ये होलिका दहन के 7 दिन पूर्व शुरू होता है और ये भीलों के द्वारा मनाया जाने वाला पर्व है भगोरिया पर्व। भा से भगोरिया, भा से भील याद रखना है। तो भीलों के द्वारा मनाया जाने वाला पर्व है भगोरिया पर्व, याद रखना है। ये देखो ये लिखा है भगोरिया पर्व भील जनजाति द्वारा मध्य प्रदेश के झाबुआ, अलीराजपुर आदि जिलों में होली के अवसर पर कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कब मनाते हैं, तो मनाते हैं इसको होलिका दहन के 7 दिन पूर्व शुरू होता है दोस्तों। होलिका दहन से 7 दिन पूर्व शुरू होता है, तो होली के अवसर पर व्यापक स्तर पर आयोजित किया जाता है। यह पर्व 7 दिन का चलता है, ये भी याद रखना है। यह पर्व कितने दिन का चलता है, 7 दिन का। इस पर्व के मुख्य 3 भाग होते हैं दोस्तों। सबसे पहले भाग को कहते हैं गुलालिया, सबसे पहले भाग को कहते हैं गुलालिया। दूसरे नंबर का जो बीच का भाग होता है, बीच के दिनों में जो मनाते हैं उसको बोलते हैं गोल गधेड़ो, है ना। तीसरा होता है उजाड़िया, तो याद रखना ये इंपॉर्टेंट है जो बताया मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भीलों का सबसे प्रिय संबोधन क्या है। तो भील लोग एक में को प्यार से मामा कह के बुलाते हैं, कैसा मामा, क्या हाल है करके, है ना। तो मामा कह के बुलाते हैं, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डोहा किस जनजाति का नृत्य है। तो आपको बता दूं दोस्तों, डोहा ऐसा लिखा हुआ है, जबकि नेट में अपन सर्च मारो तो ऐसा मिलता है ना, डोहा। तो ऐसा आया या ऐसा आया, वो मतलब वही है। तो भील जनजाति का डोहा नृत्य है, भील जनजाति का डोहा नृत्य है। इस नृत्य को जनजाति दिवाली के समय करते हैं, इस नृत्य को जनजाति जो है दिवाली के समय करते हैं। तो डोहा भीलों का जनजातीय नृत्य है। भीलों का गजरा भी कहा जाता है इसको, भीलों का गजरा भी कहते हैं कि इसको डोहा नृत्य को भीलों का गजरा भी कहते हैं। भीलों के अन्य नृत्य में देखेंगे तो गरबी भीलों का है ना, भीलों का है। उसके अलावा कहरवा नृत्य किसका है, और टोडा, है ना। ये 3 नृत्य नाम याद रखना है। भीलों के अन्य नृत्य में है गरबी के बाद कहरवा और टोडा, ये 3 नृत्य नाम याद रखना है। कभी गरबी आ सकता है, कोहा, ये भी नाम आ सकते हैं। बाकी ये तो याद ही रखना है, डोहा, है ना, डोहा। भीलों का गजरा कहते हैं इसको। भीलों का सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली देवता कौन सा होता है। तो आपको बता दूं दोस्तों जानकारी के लिए, भीलों का प्रमुख देवता होता है भीलट देव। ये क्वेश्चन आ चुका है एमपीपीएससी एई में, है ना। और पूछा जा सकता है भीलट देव, क्वेश्चन ऐसा पूछा था भीलट देव कौन है। 4 ऑप्शन दिया था, भीलों के प्रमुख देवता, आदिवासियों के देवता, नहीं यानी आदिवासी नहीं, भीलों के, गोंड के, बैगा के, ऐसा ऑप्शन दिया था। तो भीलट देव, तो भीलों के प्रमुख देवता है भीलट देव, है ना। भीलों के कुछ अन्य देवता के नाम भी यहाँ पे लिख रखे हैं, तो उनको भी देखते हैं अपन। लेकिन मैं आपको बता दूं, कभी पूछा तो, है ना। भील समुदाय के कई देवताओं की पूजा की जाती है दोस्तों। भीलट देव जो है सांपों से इंसान और जानवरों की रक्षा करता है, सांपों से इंसान और जानवरों की रक्षा करता है, कभी पूछा जा सकता है। भीलट देव भीलों का देवता है, और ये जो है सांपों से इंसान और जानवरों की रक्षा करता है ना। भीलट देव याद रखना है। भीलट देव बाबा का जन्म तांत्रिक शक्तियों को खत्म करने के लिए हुआ था, ऐसी उनकी मान्यता है दोस्तों, याद रखना है ना। तो क्वेश्चन क्या है, भीलों का सबसे महत्वपूर्ण शक्तिशाली देवता कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये, इसका आंसर हो जाएगा ये। अगर ऑप्शन में वही देता जो मैंने बताया हूँ भीलट देव, तो भीलट देव होता। तो राजा पंथा भीलों का सर्वाधिक शक्तिशाली व महत्वपूर्ण देवता है दोस्तों, याद रखना है। राजा, दोनों ऑप्शन नहीं देता कभी, राजा पंथा भीलों का सर्वाधिक शक्तिशाली व महत्वपूर्ण देवता है ना। भीलों के अन्य देवता में देवता का नाम आता है महादेव, है ना, राम भगवान, गणेश, है ना। और देवों के देव महादेव, राम, गणेश। जबकि बूढ़ा देव, दूल्हा देव और नारायण देव गोंड जनजाति का देवता है, याद रखना है ये। कभी गोंड जनजाति के आ सकता है कि नहीं। तो बूढ़ा देव, दूल्हा देव और नारायण देव गोंड जनजाति के देवता है। बूढ़ा देव, दूल्हा देव, नारायण देव गोंड जनजाति के देवता है। और भील का पूछा तो राजा पंथ और भीलट देव, राजा पंथ और भीलट देव, याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गोंड जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले में है दोस्तों? तो गोंड जाति की सर्वाधिक जनसंख्या छिंदवाड़ा जिले में है। गोंड जनजाति सर्वाधिक रूप से छिंदवाड़ा में पाई जाती है। अन्य क्षेत्र जैसे मंडला जिले में भी गोंड लोग रहते हैं दोस्तों, है ना। डिंडोरी जिले में भी गोंड लोग हैं। बालाघाट जिले में भी गोंड जनजाति पाई जाती है। सिवनी जिले में भी गोंड जनजाति पाई जाती है। और झाबुआ में खासकर भील, झाबुआ अलीराजपुर वाला जो पश्चिमी क्षेत्र है वहां पे भील पाई जाती है, याद रखना है ना। श्योपुर जिले में सहरिया, श्योपुर जिला जो है, श्योपुर भिंड मुरैना वाला जो जिला है जो राजस्थान से लगे हुए जिले हैं, वहां पे सहरिया जनजाति पाई जाती है। सीधी में पनिका, सीधी में कौन सी पनिका जनजाति मुख्य रूप से पाई जाती है? सीधी सतना तरफ पनिका, है ना, पनिका। कभी पूछा पनिका किधर पाई जाती है, तो सीधी सतना रीवा तरफ पनिका, है ना, पनिका याद रखना है। तो समझ में आ गया? आ गया। यहाँ पे सर्वाधिक पूछा था इसलिए छिंदवाड़ा ऑप्शन हुआ है दोस्तों, क्योंकि बाकी ऑप्शन भी मेल नहीं खाते ना। ये देखो ये ऑप्शन भी मेल नहीं खा रहे हैं कि नहीं, इसलिए इसका आंसर छिंदवाड़ा हुआ है। ये तो बालाघाट रहता तो बालाघाट भी हो सकता था, मंडला भी हो सकता था, डिंडोरी भी हो सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोंड जनजाति का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो ज्यादातर कृषि करते हैं इन लोग। गोंड जनजाति प्रमुख रूप से बारी नामक कृषि करते हैं दोस्तों, बारी नामक झूम कृषि करते हैं। बारी नामक झूम कृषि। झूम कृषि क्या होता है? तो एक आदिम प्रकार की कृषि है दोस्तों, जिसमें जंगल के पेड़ पौधों को काटकर जलाकर जमीन को साफ किया जाता है और फिर उस खेती की जाती है। तो जैसे वहाँ पे कचरा वचरा जो रहता है दोस्तों, उसको जला देते हैं, है ना, जिसको जला देते हैं, तो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्लेश एंड बर्न कृषि कहते हैं इसको। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्लेश एंड बर्न कृषि, यानी आग प्रति कृषि। इसका एक और नाम है आग प्रति कृषि। आग प्रति कृषि कहा जाता है। फिर खेती करते हैं, है ना। तो झूम खेती में जंगल के पेड़ पौधों को काटकर जलाने से मिट्टी की उर्वरकता बढ़ती है, ऐसी मान्यता है। मिट्टी की उर्वरकता बढ़ती है ना, मिट्टी की उर्वरकता बढ़ती है। झूम खेती जमीन को पुराने उपकरण जैसे लकड़ी, हल से के द्वारा जुताया जाता है, फिर बीज बोते हैं बेहतरीन तरीके से। तो क्या लिखा है? गोंड जनजाति द्वारा मुख्य रूप से बारी नामक झूम कृषि करते हैं, जिसमें सरसों, सब्जी, कोदा, कूटाको इत्यादि उगाते हैं, है ना। ये सब्जियों के नाम देख लो बस। नेक्स्ट है दूध लौटावा विवाह किस जनजाति का प्रमुख विवाह है? तो दूध लौटावा के बारे में आपको बता दूं, दूध लौटावा विवाह जनजातियों में प्रचलित एक विवाह अनुष्ठान है दोस्तों। इस विवाह में एक लड़की की शादी उसके ममेरे या फुफेरे भाई के साथ की जाती है। ममेरे या फुफेरे भाई के साथ की जाती है। यह विवाह मुख्य रूप से मध्य प्रदेश की गोंड जनजातियों में होता है। इस विवाह में भाई का लड़का और बहन की लड़की या भाई की लड़की या बहन का लड़का विवाह कर लेते हैं दोस्तों। उसे ही बोलते हैं दूध लौटावा विवाह। दूध लौटावा विवाह, मान लो, यानी कि जो जैसे कि बोल सकते हैं इसका नाम दूध लौटावा विवाह क्यों रखा गया? जैसे कि जैसे किसी की लड़की है तो उसकी बहन किसी और के यहाँ गई, तो उसके बाद किसी और गोत्र में गई, फिर उसका लड़का हुआ, तो फिर जो इसकी माँ है उसी की लड़की को वहाँ से मंग लिया, तो दूसरे गोत्र की लड़की फिर से वापस आ गई, तो उसी को बोलेंगे अपन दूध लौटावा विवाह। यानी कि जो लड़की की माँ है उसने पहले, यानी इसलिए उसका नाम रखा, समझ गए होंगे आप। तो गोंड जनजाति का प्रमुख विवाह है दूध लौटावा, जिसमें बुआ या मामा के लड़के या लड़कियां आपस में विवाह करते हैं। अन्य प्रमुख विवाह है जैसे अपहरण विवाह, ये भी गोंड जनजाति के द्वारा होता है। अपहरण विवाह, है ना, अपहरण करके ला लेते हैं, बोले अब मैंने ला लिया, अब मैं इससे शादी करूंगा, उसको अपहरण विवाह बोल दिए। या पोलियार विवाह, पोलियर विवाह, विधवा विवाह भी है इनमें, और बहु विवाह के नाम से भी विवाह है। तो ये सब विवाह है किसके हैं पूछेगा? गोंड जनजाति के, याद रखना है। इसके अलावा दूध लौटावा विवाह इंपॉर्टेंट है। अपहरण विवाह, पोलियर विवाह, विधवा विवाह, बहु विवाह, ये सब गोंड जनजातियों के विवाह है दोस्तों, याद रखना है। नेक्स्ट है, कौन सी जनजाति सर्वाधिक गोदना प्रिय यानी टेटू बनवाती है बेहतरीन? टेटू कौन सी जनजाति बनवाती है बोल रहा है? तो गोंड जनजाति सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति है। मुख्य रूप से हाथ पर टैटू या गोदना हाथ में करते हैं, ऐसा भाव के ऊपर भी करवा लेते हैं कई लोग, कान में, हाथ में, है ना, गले में, ऐसा गोदना गोदवाते हैं। वो गोदना गोदवाने का तरीका अलग होता है। पहले ज़माने का गोदना होता है दोस्तों, वो जो उससे गोदवाते हैं, तो फिर बाद में जैसे जैसे उन लोग बड़े होते हैं और वो गोदना मिटता भी नहीं और हरा टाइप का हो जाता है। तो आपने देखे होंगे कि हाथ पैर में जो दिखता है हरा टाइप का, वही गोदना है, उसको टैटू बोलते हैं। तो गोंड जनजाति सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पर्व गोंड उत्सव से संबंधित है? तो मंडई, है ना, तो मंडई, लारूकाज और नवाखानी, ये सब गोंड जनजाति का है दोस्तों। उपयुक्त सभी, है ना, ये सब गोंड जनजाति से संबंधित है, याद रखना है। इसका आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। तो मंडई मेला तो हर जिले में लगता है, लेकिन शुरुआत गोंड जनजाति ने करी थी। तो गोंडों का प्रमुख पर्व मंडई है।
फसल आने की प्रशंसा में प्रदेश में मंडला और डिंडोरी जिले से शुरू हुआ है और मंडला डिंडोरी में लगता है। जब फसल आने की, जब फसल उगने वाली रहती है और फसल आती है, उसको काटते हैं, फिर पैसा वैसा आता है तो फिर शॉपिंग करने जाते हैं, मंडई मेले में घूमते हैं, तो पैसा आएगा जब भी तो घूमेंगे फिरेंगे और व्यवसाय करेंगे, व्यवसाय खरीदेंगे, यानी व्यवसाय भी करते हैं कई लोग, जो कई लोग खरीदने भी जाते हैं, तो पैसा रहेगा जब भी तो खरीदेंगे। तो मंडई मेला दोस्तों गोंडों का प्रमुख फसल आने की प्रशंसा में मंडला और डिंडोरी में याद रखना है। दूसरा है लारू काज, नारायण देवता के सम्मान में सुअर की बलि दी जाती है। कभी पूछा ये त्योहार में क्या होता है? लारू काज नाम का जो त्योहार है, पर्व है, नारायण देव के सम्मान में सुअर की बलि दी जाती है, याद रखना है, गोंड जनजाति के द्वारा। अगला है नवाखानी। नवाखानी को नया खाना भी बोलते हैं, जैसे अपने इधर भी कई बार नया खाते हैं, जब फसल नई वाली आती है तो वहाँ से 2-4 दाने लेके आते हैं तोड़ के, और चावल जो पकाते हैं उसमें 2-4 दाने डाल लेते हैं और क्या बोलते हैं, तोरई की सब्जी बनाते हैं और नया खाते हैं, उसी प्रकार का है नवाखानी। धान चावल की फसल बोने की खुशी में, यानी बोने की खुशी, यानी बोते हैं फिर उगती है फसल तो उसकी जो 1-2-4 लेके आते हैं और अपने नया खाना बोलते हैं उसको, है ना, जिसमें कुल देवी की पूजा करते हैं, कुल देवी की पूजा करते हैं और अर्चना की जाती है, उसे ही नया खानी कहते हैं, याद रखना है। समझ में आ गया तीनों उपयुक्त, सभी इसका आंसर होगा, गोंड जनजातियों के त्यौहार है। कौन सी जनजाति कुशल शिल्पकार है? तो भारिया जनजाति कुशल शिल्प होती है दोस्तों, भारिया जनजाति जो है वो कुशल शिल्प होती है। ये दाहिया झूम कृषि करती है, दाहिया झूम कृषि करती है और जड़ी बूटी का संग्रह भी करती है, क्योंकि जंगल में रहती है तो नॉलेज भी रहता है इनको, है ना, जड़ी बूटी का संग्रह भी करती है। तो भारिया जनजाति मुख्य रूप से छिंदवाड़ा के पातालकोट में ज़्यादातर पाई जाती है, छिंदवाड़ा के पातालकोट में ज़्यादातर पाई जाती है, याद रखना है ना, छिंदवाड़ा के पातालकोट। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 19वें नंबर का। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी जनजाति मेघनाथ पर्व मनाती है, यानी मेघनाथ की पूजा करती है? तो आपको बता दूं दोस्तों, अगर आप नेट में सर्च मारेंगे या कोई अदर बुक्स देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है, यानी नेट में लिखा हुआ है विकिपीडिया के अनुसार, मेघनाथ की पूजा मध्य प्रदेश की कोरकू और गोंड जनजाति करती है, कोरकू और गोंड जनजाति करती है, ये लिखा हुआ है, कोरकू एवं गोंड जनजाति करती है, ये लिखा हुआ है। तो ऑप्शन इस हिसाब से ही देगा ना पेपर वाला, कोरकू और गोंड जनजाति करती है, ये लिखा हुआ है विकिपीडिया के अनुसार, है ना। लेकिन भारिया जनजाति भी करती है, क्योंकि सब तो आदिवासी है, तो भारिया जनजाति भी करती है। तो भारिया जनजाति मेघनाथ पर्व मनाती है, याद रखना है। रावण की पूजा भी रावण यानी मेघनाथ पर्व मनाती है एवं रावण मेघनाथ की पूजा करती है, रावण और मेघनाथ की पूजा करती है। यह चैतगल उत्सव के नाम से भी जाना जाता है, इसे चैतगल उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। इसे क्या, चैतगल उत्सव के नाम से भी जाना जाता है, जो भारिया जनजाति मेघनाथ के पर्व जो करती है उस पे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंग भंग किस जनजाति का युवा ग्रह है ना, रंग भंग किस जनजाति का युवा ग्रह है? तो रंग भंग जो है वो भारिया जनजाति का युवा ग्रह, इंपॉर्टेंट है, रंग भंग भारिया जनजाति का युवा ग्रह है, नाम याद रखना है, क्वेश्चन आएगा, है ना। रंग भंग भारिया जनजाति का युवा ग्रह है दोस्तों, है ना। युवा ग्रह होते हैं, युवा ग्रह, है ना, जनजाति युवा ग्रह का मकसद जो है सामाजिक जीवन से जुड़े हुए तत्वों के बारे में जानकारी देना और उनमें सामाजिक रहन सहन, व्यवहार, परंपरा और रिश्ते से जुड़ी शिक्षा दी जाती है युवा ग्रह में, रिश्तों से जुड़ी हुई शिक्षा दी जाती है युवा ग्रह में। तो अपन बोल सकते हैं रंग भंग किस जनजाति का युवा ग्रह है? भारिया जनजाति का। घोटुल किस जनजाति का युवा ग्रह है? क्वेश्चन आ सकता है, घोटुल किस जनजाति का युवा ग्रह है? तो गोंड जनजाति का, याद रखना है ना। उसके अलावा घुमकुड़िया किस जनजाति का युवा ग्रह है? घुमकुड़िया किस जनजाति का युवा ग्रह है? तो संथाल जनजाति और उरांव जनजाति, संथाल और उरांव जनजाति का युवा ग्रह है, याद रखना है ये। संथाल और उरांव जनजाति का युवा ग्रह है, याद रखना है दोस्तों, है ना, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। उसके अलावा कौन सा इंपॉर्टेंट है? बस इतना ही याद रखना है। कौन सी जनजाति स्वयं को रामायण की सबरी से संबोधित करती है? तो रामायण में कोल जनजाति का उल्लेख मिला है दोस्तों, है ना। तो कोल जनजाति स्वयं को रामायण की सबरी से संबोधित करती है। कोल जनजाति का उल्लेख महाभारत और रामायण में भी मिला है, महाभारत और रामायण में भी मिला है, तो कोल जनजाति ऑप्शन हो जाएगा, याद रखना है। कोल जनजाति के गांव के पंच को क्या कहा जाता है? कोल जनजाति के पंच को गोहिया कहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
कोल जनजाति का जो पंच होता है उसको गोहिया कहते हैं, जबकि कोरबा जनजाति के पंचायत को बोल रहे हैं यहाँ पे, देखो ये पंचायत को मयारी कहते हैं, है ना। पंच या पंचायत को गोहिया कहते हैं कोल जनजाति के, लेकिन कोरबा जनजाति की पंचायत को मयारी कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, मयारी कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। और सहरिया जनजाति के गांव को कहा जाता है, प्रमुख होता है जो पटेल होता है, जो सहरिया जनजाति के गांव का प्रमुख होता है पटेल, सहरिया जनजाति के गांव का प्रमुख होता है पटेल। तो ये नाम याद रखना है, गोहिया और मयारी, गोहिया और मयारी इंपॉर्टेंट है, ये बन सकते हैं क्वेश्चन वनडे एग्जाम अपने MPPSC में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोल जनजाति मध्य प्रदेश के किस भाग में पाई जाती है? तो कोल जनजाति मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में पाई जाती है, याद रखना है ना। रीवा सतना सीधी जो पूर्वी क्षेत्र है, पूर्वी क्षेत्र में कोल जनजाति पाई जाती है, रीवा सतना सीधी वाले इलाके में। सिढोली प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है? तो आपको बता दूं सिढोली प्रथा क्या होती है ये पता होना पहले। सिढोली प्रथा जो है ये इसका मतलब होता है मृतकों का शव को दफनाते हैं दोस्तों। जो मृतक का जो शव होता है बॉडी को, जैसे कई लोग जला देते हैं हिंदू धर्म में, वैसे कई धर्मों में दफनाते हैं ना, उसी प्रकार का ये धर्म में भी दफना, यानी ये वाली प्रथा चलती है, ये वाली प्रथा चलती है। तो कोरकू जनजाति मृतकों को दफनाकर उनकी स्मृति में एक स्तंभ का निर्माण कर देती है, जिसे सिडोली प्रथा कहते हैं। तो सिडोली प्रथा का मतलब वही है कि जलाना नहीं दफनाना, है ना, जलाना नहीं दफनाना। तो कौन सी जनजाति? कोरकू जनजाति, सिडोली प्रथा, है ना, याद रखना है, कोरकू जनजाति, सिडोली प्रथा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या बोला है, सुमेलित करना है अपने को, सुमेलित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इसमें सुमेलित करना है। जैसे भील जनजाति मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में पाई जाती है, याद रखना है, जैसे झाबुआ, अलीराजपुर, धार इत्यादि क्षेत्रों में, यानी पश्चिमी तरफ। सहरिया जनजाति जो है उत्तरी क्षेत्र भी कौन से वाले उत्तरी क्षेत्र? जो राजस्थान से लगे हुए हैं, जैसे श्योपुर, मुरैना, भिंड, ये सब क्षेत्र में पाई जाती है। भारिया जनजाति दक्षिणी भाग में पाई जाती है, याद रखना है। दक्षिण में भाग कौन सा भाग? छिंदवाड़ा भाग। छिंदवाड़ा जिले के पातालकोट में पाई जाती है, याद रखना है, छिंदवाड़ा जिले के पातालकोट में भारिया जनजाति का निवास स्थान है। कोल जनजाति मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र सतना, रीवा, सीधी में पाई जाती है, इंपॉर्टेंट है ना, इंपॉर्टेंट है। कोल जनजाति का याद रखना है, सतना, रीवा, सीधी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहरिया जनजाति के घर या आवास को क्या कहा जाता है? तो उसको क्या बोलते हैं, मैंने बताया था, सहराना, सहराना कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, सहराना कहते हैं। कू किसको कहते हैं? तो कू कहते हैं भील जनजाति के निवास मकान को। ठाना कहते हैं भारिया जनजाति के निवास को, है ना। और सहराना कहते हैं सहरिया जनजाति। सा से सहरिया, सा से सहराना, ऐसा याद रखोगे तो याद हो जाएगा। सा से सहरिया, सा से सहराना, तो याद हो जाएगा। सहराना जो है जनजातियों की विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा प्राप्त है दोस्तों, यानी सहरिया को जनजातियों की विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा प्राप्त है। इनके घरों के समूह को सहराना कहते हैं, इनके घरों के समूह को सहराना कहते हैं। एवं अतिग्रह या सामूहिक भवन को बांग्ला क्या बोलते हैं? बंगला कहते हैं। सामूहिक भवन को क्या कहते हैं? बंगला कहते हैं, याद रखना है। जो सहराना के बीच में होता है, जो सहराना के बीच में होता है, याद रखना है ना। आगे डिस्कस करते हैं। अब समझ में आ रहा है कि नहीं मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लहंगी किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है? तो लहंगी दोस्तों ये सहरिया जनजाति का प्रमुख नृत्य है, याद रखना है। कौन सा? सहरिया जनजाति का। इसके अलावा इंपॉर्टेंट है एक कोल जनजाति का नृत्य जिसका नाम है दहका नृत्य। दहका नृत्य, कोल दहका नृत्य भी बोलते हैं इसको, कोल दहका नृत्य या दहका नृत्य। गोंड जनजाति के कौन से नृत्य है? तो कर्मा नृत्य इंपॉर्टेंट है ना। कहरवा, 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 कहरवा नृत्य इंपॉर्टेंट है। रीना पूजा नृत्य, सजनी दीवानी इंपॉर्टेंट है ना। तो ये गोंड जनजाति के इतने इंपॉर्टेंट है, कर्मा, कहराव, रीना, पूजा, सजनी, दीवानी गोंड जनजाति का है। भील का इंपॉर्टेंट है, गरबी एक इंपॉर्टेंट है, और डोहा नृत्य इंपॉर्टेंट है। किसका है ये? भील जनजाति का डोहा नृत्य। तो ऐसे नृत्य से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए अपने को पता होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी जनजाति बुनकर जनजाति है दोस्तों? तो पनिका जो है, पनिका जनजाति विश्व की पहली बुनकर जनजाति है। यह कबीर पंथी होती है दोस्तों। कबीर पंथी का मतलब कबीर साहब के जो पंथ थे उसको मानने वाले, कबीर साहब के या कबीर साहब जी के मार्ग या रास्ता पर जो चलते हैं उसे कबीर पंथी कहते हैं दोस्तों। कबीर पंथी कहते हैं। तो कबीर के जो मार्ग में चलते हैं उसको कबीर पंथी कहते हैं, जो मांस और मदिरा का सेवन नहीं करते, यानी दारू भी नहीं पीते, मांस नहीं खाते, तो मांस और मदिरा का सेवन नहीं करते। तो कभी पूछा कौन सी बुनकर जनजाति है? तो पनिका, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कंघी, जो कंघी नहीं करते बाल बनाने के लिए, कंघी का आविष्कार किस जनजाति को मानी जाता है? कंघी का आविष्कारक किस जनजाति को माना जाता है? तो बंजारा जनजाति। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बंजारा जनजाति को कंघी का आविष्कारक माना जाता है। बंजारा जनजाति सिख धर्म को भी मानती है दोस्तों, तथा इनके विवाह में उड़द दाल के प्रयोग को भी शुभ मानते हैं। इनके विवाह में उड़द दाल का प्रयोग करते हैं दोस्तों, उड़द दाल बनाते हैं, दाल भात बनाते हैं, तो उड़द दाल का प्रयोग करते हैं, यही पता होना। तो इंपॉर्टेंट है कंघी का आविष्कार, ये क्वेश्चन आ सकता है। कंघी का आविष्कारक किस जनजाति को माना जाता है? बंजारा जनजाति को। कौन सी जनजाति स्वयं को लोहार भी कहती है दोस्तों, है ना? तो कौन सी जनजाति स्वयं को लोहार भी कहती है? तो अगरिया जनजाति। इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन तो आते रहता है। अगरिया जनजाति का मुख्य व्यवसाय लौह अयस्क को पिघलाना और उसको पीट पाट कर कुछ आकार देना है दोस्तों, है ना? इनके प्रमुख देवता लोहासुर। क्वेश्चन एक बार आ चुका है। अगरिया जनजाति के प्रमुख देवता का नाम क्या है? लोहासुर महाराज, या लोहासुर बोलते हैं ना, लोहासुर। इंपॉर्टेंट है। अगरिया जनजाति के प्रमुख देवता है लोहासुर। अगरिया जनजाति का प्रमुख व्यवसाय है लौह अयस्क को पिघला के उसको आकार दे के कुछ वस्तुएं बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी जनजाति आखेट जनजाति? आखेट का मतलब यहाँ पे होता है शिकार करने वाली, जो घूम फिरकर इधर उधर भटक के शिकार करती है ना, उसको आखेट कहते हैं। तो पारधी को मराठी में आखेट या शिकार कहते हैं दोस्तों, पारधी जनजाति, है ना? पारधी जनजाति को मराठी में आखेट शिकार कहते हैं। यह जनजाति वन्य पशुओं का शिकार करने में अत्यंत कुशल होती है, परंतु महिलाओं को शिकार करने की अनुमति नहीं रहती, यही पता होना। महिलाएं नहीं जाती, महिलाएं घर में खाना वाना पकाती है ना, बाकी पुरुष लोग शिकार पे जाते हैं। तो पारधी को मराठी में आखेट या शिकार कहते हैं। यह जनजाति वन्य पशुओं का शिकार करने में अत्यंत कुशल होती है। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी जनजाति खैर वृक्ष से खत्ता बनाती है दोस्तों? कत्था। तो याद रखना, कभी ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, कत्था कौन सी वृक्ष से बनता है? तो खैर वृक्ष से। तो खैरवार जनजाति मुख्य रूप से खैर वृक्ष से खत्ता निकालती है। इसे क्या कहते हैं? कोंदार कहते हैं दोस्तों, इसे कोंदार के नाम से जाना जाता है। तो इंपॉर्टेंट है, खैरवार जनजाति मुख्य रूप से खैर वृक्ष से कत्था निकालती है, इसे कोंदार के नाम से जाना जाता है ना, इसे कोंदार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी जनजाति शाम के भोजन को क्या कहती है? बियरी कहती है। शाम के भोजन को बियरी कहती है। तो आपको बता दूं, बैगा जनजाति जो है, सुबह का जो भोजन है उसको बासी कहते हैं। सुबह का भोजन को बासी कहते हैं। बासी क्यों कहते हैं? रात का जो भोजन बचता है थोड़ा बहुत, उसको नाश्ते में खाते हैं, तो उसको बासी कहते हैं दोस्तों। रात का खाना खाने से इम्यूनिटी भी बढ़ती है दोस्तों, है कि नहीं? तो उसको क्या कहते हैं? बासी, है ना। और उसके अलावा फिर दोपहर के भोजन को पेज कहते हैं दोस्तों। पेज, जो पेज चावल की बनती है, जो काफ़ी ताकतवर होती है, उसको पीने से प्यास नहीं लगती गर्मियों में, और अंदर से शरीर को ठंडा लगती है। गर्मियों में पीते हैं खासकर, अंदर से शरीर को गर्म ठंडा लगती है, और कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होता है, तो एक प्रकार का ऊर्जा देती है दोस्तों पेज, है ना। पेज तो आप लोगों ने पीछे होंगे। तो दोपहर के भोजन को पेज कहते हैं, और शाम के भोजन को बियरी कहते हैं। शाम के भोजन को बियरी। तो सुबह, दोपहर और शाम तीनों याद रखना है, कुछ भी एग्जाम में आ सकता है। सुबह के भोजन को बासी कहते हैं, दोपहर के भोजन को पेज कहते हैं, और शाम के भोजन को बियरी कहते हैं, याद रखना है। शाम के भोजन को बियरी कहते हैं, याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैगा जनजाति में झूम कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो बैगा जनजाति का मुख्य व्यवसाय झूम कृषि है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे पोंडू यानी वेबर है, और दहिया के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा दोस्तों, उपयुक्त सभी, है ना। झूम खेती एक आदिम प्रकार की खेती, जिसमें जंगल यानी वो जो रहते हैं ना, खेत में फसल कटने के बाद उसमें लकड़ी वकड़ी रख के आग लगा दी जाती है, तो उससे मिट्टी की उर्वरकता, है ना, उर्वरकता बढ़ती है, ऐसा कहते हैं। तो उर्वरकता बढ़ती है और अच्छी फसल होती है, इसलिए उसको झूम कृषि कहते हैं। तो उसको बैगा जनजाति झूम कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो पोंडू बोलती है, पोंडू भी नाम है, वेबर और दाहिया, है ना, दाहिया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधान और ओझा किस जनजाति की उपजाति है दोस्तों? तो व्यवसाय के आधार पर गोंड जनजाति की 5 उपजातियां हैं। गोंड जनजाति की 5 उपजातियां हैं। एक तो है अगरिया, है ना, पूछा जा सकता है। प्रधान, ओझा, सोलहास
और कोयला भूतिस ये गोंड जनजाति की उपजातियां हैं, इनके नाम याद रखना है। गोंड जनजाति की उपजातियों के नाम याद रखना है, अगरिया, प्रधान, ओझा, सोलहास और कोयला भूतिस ये नाम याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है डंडारिया या दादरिया नृत्य किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है? किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है, इंपॉर्टेंट है। तो बैगा जनजाति के प्रमुख नृत्य में आता है डंडारिया, है ना, दादरिया, है ना, डंडारिया, दादरिया, परधौनी, सैला, सुआ, देखो ये लिखा हुआ है यहाँ तो, है ना, डंडारिया, परधौनी, सैला, सुआ और क्या एक और है डंडारिया, दादरिया, है ना, दादरिया बैगा जनजाति का है, दादरिया बैगा जनजाति का नृत्य है, याद रखना है दोस्तों, है ना। कि नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमिया और भूइदर किस जनजाति की उपजातियां हैं दोस्तों? तो भूमिया और भूइदर भारिया जनजाति की उपजाति है, इंपॉर्टेंट है ये, है ना, भारिया जनजाति की। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार कि कौन सी जाति, कौन सी उपजाति किस जाति की है ना, किस जनजाति की है, इस प्रकार का पूछ लेता है, इसलिए अपने को पता होना। भूमिया और भूइदर भारिया जनजाति की उपजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी उपजाति बैगा जनजाति की है? तो आपको बता दूं बैगा जनजाति की उपजातियां हैं नरोतिया, भरोतिया, राय मैना, खट मैना और बिनछावर। तो ये पूरों के नाम याद रखना है, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, कई बार पूछ लेता है, ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है जैसे कि पूछ लेगा बिनछावर किस जनजाति की उपजाति है, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ लेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है भड़म किस जनजाति का मुख्य नृत्य है दोस्तों? तो भारिया जनजाति के प्रमुख नृत्य जैसे कि सैतम है ना, और सैतम के बाद भेतम, सैतम, भेतम, सैला, है ना, सैला, अहिरही इंपॉर्टेंट है, एक बार व्यापम में पूछा था इसने पीईबी के एग्जाम ने, अहिरई किसका है करके पूछा था, भारिया का है, अहिरई और भड़म, है ना, तो याद रखना ये ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार, है ना। भारिया जनजाति के प्रमुख नृत्य हैं सैतम, भेतम, सैला, अहिरई और भड़म, ये जो है ये किस जनजाति के हैं? भारिया जनजाति के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्मा नृत्य मुख्यतः किस जनजाति का है? दोस्तों कर्मा नृत्य गोंड जनजाति का प्रमुख नृत्य है, गोंड जनजाति का प्रमुख नृत्य है। यह महिला प्रधान है दोस्तों, यानी कि महिलाओं के द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया, ऐसा क्वेश्चन भी एक बार आ चुका है ना। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में कौन सा नृत्य शामिल है? तो यह है कर्मा नृत्य, गोंड जनजातियों का नृत्य है, इंपॉर्टेंट है। दफा प्रथा उन्मूलन हेतु किस जनजाति से संबंधित है? दफा प्रथा उन्मूलन हेतु अभियान किस जनजाति से संबंधित है? तो दोस्तों आपको सबसे पहले बता दूं दफा प्रथा क्या है। तो भारत में दहेज चलता था दोस्तों पहले से ही, दहेज, हुंडा, दहेज को हुंडा भी कहते हैं, हुंडा देना, या वर दक्षिणा के रूप में, वर दक्षिणा के नाम से जाना जाता है, इसे दफा प्रथा कहते हैं। वधू के परिवार वाले नगद या वस्तुओं के रूप में यहाँ वह परिवार को वधू के साथ देते हैं, उसे ही दहेज कहते हैं। तो आज के आधुनिक समय में दहेज प्रथा नाम की बुराई आज भी फैली हुई है दोस्तों, है ना। तो यहाँ क्या बोला है क्वेश्चन, दफा प्रथा उन्मूलन हेतु अभियान किस जनजाति ने चलाया था? तो भील जनजाति ने। भील जनजाति में वर पक्ष की ओर से वधू पक्ष को दहेज दिया जाता है, इसे दफा प्रथा कहते हैं। अक्टूबर 2016 में इस प्रथा को समाप्त करने के लिए साथीधर अभियान चलाया गया था, इंपॉर्टेंट है साथीधर अभियान। क्वेश्चन आता है साथीधर पंचरत्न अभियान नाम था इसका, साथीधर पंचरत्न अभियान नाम था, जो मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले से चलाए जाने वाला एक अभियान था। यह अभियान, है ना, तो नहीं यानी कि हाँ वही है। तो क्या बताया मैंने, भील जनजाति में यानी साथीधर अभियान चलाया था, याद रखना है, कभी क्वेश्चन आ सकता है साथीधर अभियान किसने चलाया था? भील ने चलाया था, भील जनजाति ने, झाबुआ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाहुल पाथा नामक गीत किस जनजाति द्वारा गाया जाता है? तो खाहुल पाता नामक मृत्यु गीत है, जो गोंड जनजाति द्वारा अंतिम संस्कार के समय गाया जाता है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। खाहुल पाथा नामक मृत्यु गीत, कभी क्वेश्चन आ सकता है क्या है ये? मृत्यु गीत है, गोंड जनजातियों द्वारा अंतिम संस्कार के समय गाया जाने वाला गीत है। कौन सी जनजाति गोंडों को अपना अग्रज यानी बड़ा भाई मानती है? तो भारिया जनजाति गोंड जनजाति को अपना बड़ा भाई मानती है। इनके पूर्वज राजा कर्णदेव को माने जाते हैं दोस्तों, राजा कर्णदेव को मानती है, इनके पूर्वज राजा कर्णदेव को मानती है, याद रखना है ना, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
इसमें क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है, एक तरफ जनजाति दी हुई है और एक तरफ उनका नृत्य दिया हुआ है। तो मैं डायरेक्ट आंसर बताता हूँ। गोंड जनजाति के प्रमुख नृत्य है जैसे कि कर्मा है ना, बिराहा, कर्मा है, बिराहा है, और कहरवा, कहरवा है ना, कर्मा, बिराहा और कहरवा इत्यादि ये गोंड जनजाति के नृत्य है ना। गरबी और गरबी भीलों का नृत्य है, ये तो पता है अपने को, गरबी भीलों का नृत्य है। तो कोल जनजाति का नृत्य है दहका, याद रखना है। भील जनजाति का है दोहा है ना, दोहा। भील जनजाति का क्या है, दोहा। सहरिया का लहंगी अपन पढ़ चुके हैं, और गोंड जनजाति का गरबी नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी वाला। गोंड जनजाति का वो गरबी नहीं है, गरबी जो है भीलों का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हलबा जनजाति मध्य प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है दोस्तों? तो हलबा जनजाति मध्य प्रदेश की अल्पतम संख्या में पाई जाती है, यानी कि अल्पसंख्यक जनजाति यानी बहुत कम पाई जाती है ना, इनकी जनसंख्या बहुत कम है। यह जनजाति जो है मुख्यतः बालाघाट में पाई जाती है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, बालाघाट में पाई जाती है। देश का पहला आदिवासी संचार केंद्र किस जिले में खोला गया था? तो आपको बता दूं, भारत का पहला आदिवासी शोध संचार केंद्र मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में खोला गया था। कहाँ पे? झाबुआ जिले में, है ना। इसका शिलान्यास जो है 30 जुलाई 1994 को तत्कालीन केंद्रीय मंत्री KP सिंह देव के द्वारा किया गया था। और बस इतनी चीज याद रखना है अपने को। देश का पहला आदिवासी केंद्र झाबुआ में तथा झाबुआ में, है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। देश का पहला आदिवासी बोला है यहाँ पे, केंद्र झाबुआ में। तो देश का पहला आदिवासी केंद्र झाबुआ में तथा इंदिरा गांधी आदिवासी विश्वविद्यालय अमरकंटक में है दोस्तों, याद रखना है। इंदिरा गांधी ट्राइबल यूनिवर्सिटी ये अमरकंटक अनूपपुर जिले में है, जिसकी स्थापना 2007 में की गई थी, जिसकी स्थापना 2007 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक ईसाई धर्म स्वीकार करने वाली जनजाति कौन सी है? तो उरांव जनजाति मध्य प्रदेश के मध्य में, जैसे कि भोपाल मध्य में पाई जाती है, याद रखना, जैसे कि भोपाल, जबलपुर, इंदौर, नरसिंहपुर आदि जिलों में पाई जाती है, जो ईसाई धर्म स्वीकार करती है, जो ईसाई धर्म स्वीकार करती है। कभी पूछा तो याद रखना है, क्या नाम है जनजाति का? उरांव जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जनजाति की प्रतिशत की दृष्टि से मध्य प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? तो 13वां स्थान है दोस्तों, प्रतिशत की दृष्टि से, याद रखना है ना। तो 2011 की जनगणना के अनुसार प्रतिशत की दृष्टि से अनुसूचित जनजाति का मध्य प्रदेश में 13वां स्थान है, 13वां। पहला काय में है? आबादी में है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम है, जबकि आबादी यानी जनसंख्या की दृष्टि से पहला है। इसी कारण मध्य प्रदेश को क्या बोलते हैं? आदिवासी प्रदेश नहीं, क्या, हाँ, आदिवासी प्रदेश के नाम से जानते हैं। और इसके अलावा देखो 13वां है 2011 की जनगणना के अनुसार, प्रतिशत की दृष्टिकोण से 13वां स्थान है। पहला किसका है? तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, पहला है मिजोरम, पहला है मिजोरम। प्रतिशत में मिजोरम है, मिजोरम में 95% इतना जाता है, 95% दोस्तों, है ना, 95% है ना, मिजोरम में। और केंद्र शासित प्रदेश की बात करूं मैं तो लक्षद्वीप में है, लक्षद्वीप में है 95%। केंद्र शासित प्रदेश की बात करूं तो लक्षद्वीप, है ना, लक्षद्वीप, ये याद रखना है। तो वही क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट, तो समझ में आ गया क्या? इसीलिए जो पहला क्वेश्चन था दोस्तों, इसमें अगर ये देखो, जो पहला क्वेश्चन था अपन ने देखे थे अभी, भारत का सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश। लेकिन प्रतिशत में पूछता तो मिजोरम हो जाता, मिजोरम 95% प्रतिशत की दृष्टि से मिजोरम, है ना। और सर्वाधिक बोला था यहाँ पे, इसलिए ये मध्य प्रदेश है। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति यानी ST वाला जिला कौन सा है? तो अनुसूचित जनजाति, है ना, यानी कि बात कर रहा है ये जनसंख्या में, आबादी में, जनसंख्या में कहाँ पे कौन सा है? तो वो है दोस्तों धार, आंसर हो जाएगा धार। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला है धार। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला जिला है दोस्तों भिंड, है ना। जनसंख्या और प्रतिशत दोनों में भिंड है, जनसंख्या और प्रतिशत दोनों में न्यूनतम में भिंड है ना, जनसंख्या और प्रतिशत दोनों में न्यूनतम में भिंड है ना। तो यहाँ पे क्या बोला है? जनजाति अनुसूचित जनसंख्या वाला जिला धार है, जबकि प्रतिशत में अगर पूछता सर्वाधिक प्रतिशत किस जिले का है? तो अलीराजपुर है, अलीराजपुर है, याद रखना है। क्या है समझ में? सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला है धार, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला है अलीराजपुर, है ना। और कम की बात करेंगे न्यूनतम की, तो जनसंख्या और प्रतिशत दोनों में है धार,
सॉरी दोनों में है भिंड, कम की बात हो रही है। तो इस तरीके से ये लेक्चर मैंने शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से डिस्कस किया हूँ। इस लेक्चर में मैंने क्या डिस्कस किया, तो इस लेक्चर में पूरे उनसे रिलेटेड जो टॉपिक मैंने बताया था